2 पर आ चुकी है। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है। आजा ना अब दो यार, क्या करते तुम? एक बेगोल कहाँ भुला लो, क्या करते हो, परेशान करते हो। 41, 42, 43, 44, 45, 46 पर तो RSC में है ना 47, 48 की एक ही बैठ अभी बैठ जाओ, जल्दी बाद में ये होता है। ठीक है 47। अंकल जी आपकी कौन सी बस है? हमारी 45, 48। अच्छा ये 47 मेरी बस। भाई साहब एक काम करेंगे, हमें चढ़ने में प्रॉब्लम होती है ऊपर, तो आप एडजस्ट कर लीजिए क्या? क्या जी मुझे विंडो वाली सीट पसंद है। अच्छा ठीक है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। थैंक यू। अरे तो कहाँ जा कर रहे हैं, आप ही की सीट है, अभी बैठ जाइए, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, रात में टाइम है। कौन सा रहा बेटी आप? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। और हम दिल्ली जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है दिल्ली में। आप लोग आराम से बैठिए, मैं वहाँ बैठ जाऊँ। अच्छा ठीक। वो क्या है कि सीनियर सिटीजन को हमेशा लोअर बर्थ मिलती है, लेकिन तत्काल में सुविधा नहीं मिलती है, तत्काल सुविधा मिलती नहीं है। तो अपने आप को सीनियर सिटीजन मानते हो? और जब बर्थ की सुविधा मिल रही है तो बुद्धा मानना पड़ता अपने आप को। इसमें क्या है? हाँ तुम रखो, मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ यार। ठीक है बाय। हाँ और सुनो, तुम चले जाओ, मेरे पास खाने के लिए सब है। और हाँ हेलमेट निकाल लेना, डिग्गी में रखा है, चेकिंग चल रही है आगे। क्या चल? अरे तो मुझे क्यों दे दी, मुझे वैसी देरी हो रही है। ये लो। ओके बाय। हाँ एक्सक्यूज मी आंटी जी, आपकी कौन सी बर्थ है? 45। अच्छा तो नहीं अभी तो बैठिए आप, अभी से किसको नींद आ रही है? एक्सट्रीमली सॉरी भाई, सो सॉरी। हेलो, हाँ पहुंच गया था मैं। हाँ यार लेट हो गया था थोड़ा। अब क्या करो, वो शाम को ऑफिस का ट्रैफिक होता ही है। अच्छा सुनो, वो डॉक्यूमेंट मैंने सारे सबमिट कर दिए हैं ना, तुम बस सुबह रिमाइंड करा देना, काम हो जाएगा। ठीक है? हाँ क्या? अरे नहीं यार, क्या पम्मी मासी, अभी पिछले हफ्ते मिले थे हम शादी में। अरे मुझे काम रहता है भाई, मैं नहीं मिल पाऊंगा। हाँ ठीक है, जल्दी फ्री हो गया तो मिल आऊंगा मैं। ओके चलो, ओके बाय बाय। आप कहाँ जाएंगे? मैं झांसी आ रहा था अपनी सिस्टर को लेने। अच्छा मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। अच्छा ये ट्रेन ना पहले MP से UP जाती है, फिर UP से MP आती है, फिर UP जाती है। साफ थोड़ी खेल रही है। हाँ ला उधर दो। क्या बिल्टी नंबर? अरे यार बिल्टी नंबर, हाँ लिखो बिल्टी नंबर 4625। हाँ अच्छा सुनो, बिल्टी छुड़ा ही लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर देना। हाँ ठीक है चलो बाय। 41 सर ये सूटकेस आपका है? नहीं मेरा नहीं, शायद ऊपर वाले का होगा। इतना सारा सामान इसको यहाँ रख देता हूँ। भाई क्या क्या रख रहे हो? ये किताबें हैं अंकल जी। तो गंदे में क्यों रख रहे हो भाई? यहाँ कहीं पर अभी रख दो, विद्या होती है तो रखो यहाँ। आपको प्रॉब्लम नहीं हो अंकल जी? बस अरे बाद में एडजस्ट कर लेना, हटा लेना बाद में ना। अच्छा, दो ठीक है लोग आ जाए, एडजस्ट कर लें सामान अपना अपना। उठा ही लेना ना, अंकल जी को सोना भी होगा। हाँ भैया उठा लेंगे। ट्रेन लेट हो गई है नहीं? वैसे टाइम पर चलती है। दिल्ली में कोहरा है तो सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। हाँ बहुत ठंड पड़ रही है भैया। अरे जब ठंड पड़ती है तो हम बोलते ठंड पड़ रही है, गर्मी बोलते गर्मी पड़ रही है, बरसात में बोलते बारिश कर रही है। तो बात करने का तरीका है टाइम काटने का बस यार। हमारे मालवा में ठंड बजती है और यहाँ ठंड गिरती है, टप टप टप। कौन सी कोर्स की किताबें हैं ये? नहीं भैया कोर्स की नहीं है। अच्छा PSC की होगी? PSC की भी नहीं है। मुझे लॉ की लग रही है। अंकल जी लॉ की भी नहीं है, ये तो कहानियों की किताब है। कहानियाँ? कौन सी कहानियाँ? अरे भैया कई राइटर्स हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और अमर कांत, इसी तरह के कई राइटर्स हैं। चलिए देर आए दुरुस्त आए, 10 मिनट लेट चली लेकिन चल तो दी आखिर। 7 घंटा लेट हो जाती तो मुश्किल हो जाती मेरी। सुबह दिल्ली का ट्रैफिक जानते ही हैं आप सब, माशाअल्लाह।
इसमें शिवानी की कृष्णकली भी है? नहीं आंटी जी, वो तो नहीं है इसमें। तो शिवानी की कृष्णकली के अलावा चल खुसरो घर आपने होगी। एक्चुअली आंटी जी, शिवानी की एक भी बुक नहीं है इसमें। हमने ऑर्डर दिया है, नया संस्करण जल्दी ही मार्केट में आ जाएगा, उसमें शिवानी की बुक्स भी होंगी। लो भाई, सब लग गया फोन में। फोन का ये प्रॉब्लम है, जहाँ जाओ फोन, टॉयलेट तक में फोन ले जाते लोग, मतलब बच्चों को परेशान कर रखा है। अरे तुम तो यार किताब वाले हो ना, तो टाइम काटने के लिए तुम भी कोई कहानी सुनाओ कहानी। अरे अंकल जी, मैं क्या सुनाऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं, राइटर्स के नाम की चिट डाल लेते हैं, एक एक चिट उठाओ और एक एक कहानी सुनाओ। अरे नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। वो क्या है ना, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, अगर इंग्लिश होता तो आई कैन इजीली। ये तो हमारी प्रॉब्लम भाई, हिंदी को महत्व देते ही नहीं हम, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अब रशिया में देखो आप, अगर आपको एमबीबीएस करना होगा ना तो आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा रशियन में, तब मिलेगा एडमिशन आपको एमबीबीएस के अंदर। तुम तो बना चुके यार, जी मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, चिट बना लो भाई तुम, मैं निकाल भी दूंगा, कहानी आप में से कोई पढ़ दीजिएगा। अब ये देखो, कहाँ से खूबसूरत लग रही है, लेकिन 200 लाइक हमारी पोस्ट पर 4 ही आते हैं। और वो भी तुम्हारी फैमिली के होंगे। ये सुनना भाई, ये मैंने नया फ़ोन लिया, पुराना फ़ोन में कितने फीचर्स देखो, समझ में आता कैसे करो, बच्चे कर लेते हैं आजकल के। अब मुझे मेल करना है, कैसे मेल करूँगा मैं? ना अंकल जी, यहाँ से अच्छा हाँ हाँ, यहाँ से ये फाइल सेलेक्ट कीजिए। अच्छा ये सेंड शेयर हो जाएगा ना? हाँ हम मैंने दोबारा खबर कर दी, मोबाइल नहीं बदला। एक्सक्यूज मी, चिट तैयार है, अब पहले कौन उठाएगा? भाई मुझे दे दो। अरे हाँ हाँ, अब खेल शुरू इनने किया, ये उठाया होगा, अब उठाओ। उठाओ भैया। चलिए मैं ही उठाता हूँ। गुलजार, गुलजार निकालो भाई, खोलो, इसमें है ना जी, ऊपर नीचे? हाँ। ये हाँ, गुलजार ये लो। 10 पैसे और दादी। बस 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया और चक्कू घर से भाग गया। अरे ये 10 पैसे भी कोई चीज होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी रोजगारी रहती है, जब चाहो जाकर पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरी की कंडी बंध गई, मांझे की चरखी बस भरी रहती है, और सद्दी के कितने सारे पत्ते हैं उसके घर में। ये सब याद आते ही उसे गुस्सा आ गया। दादी है ही ऐसी घुन्नी, इसलिए तो इतनी झुर्रियां हैं उनकी शक्ल पर। अरे राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं है। एक एक करके उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले हैं, जब भी गालों को चूमती है ना तो आंखों पर लटक आते हैं, और पलके तो है ही नहीं। रात को जब सोती है ना तो आधी आंखें खुली रहती हैं, मुंह भी खुला रहता। दादी के कार्टून बनाता हुआ वो नंगे पांव ही स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुस गया, और गार्ड ने जैसी सीटी दी वो फौरन दौड़कर गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी में चढ़कर उसने सोचा कि चलो घर से भाग जाएं, और गाड़ी में ही उसने तय किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत जरूरी है। अरे ये भी कोई जिंदगी है? एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए उनके बड़े भाई भी उन्हें छोड़कर बंबई चले गए, और अब कभी नहीं आते। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई, और जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया है। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ, लेकिन गिला और शिकायत अभी तक गले में रुंधा हुआ था। 10 पैसे ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? अब अगर पूजा की थाली से उठाए तो चोरी थोड़ी हुई, भगवान की आंखों के सामने से लेकर गया था। खुद ही तो कहती है दादी, उनके भगवान तो जागृत हैं, कभी नहीं सोते। अरे आंखें बंद कर लेना, तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो दादी को बताया क्यों नहीं? वो तो समझती है कि मैं चोर हूं। दादी के भगवान भी उसी के जैसे हैं, गुन्ने, कम देखते हैं और कम सुनते हैं। किसी ने दरवाजे से हट के अंदर आने को कहा, ए चल। स्टेशन आ रहा था शायद, गाड़ी आहिस्ता हो रही थी।
गाड़ी के रुकते रुकते तो एक बार उसे ख्याल आया कि घर वापस लौट जाए, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था, ये ख्याल भी उसे पहली बार हुआ। उसने सुना था बिना टिकट वालों को पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है और वहां चक्की पिसवाती है। गाड़ी के दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। जब गाड़ी चली तो लोग अपनी अपनी जगह पहुंचे, तो बिस्तर पेटी संदूक के ऊपर नीचे होता हुआ वो खिड़की के ठीक नीचे की तरफ जाकर फिट हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी और प्यास भी। ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी और सुराही पर लगा हुआ औंधा ग्लास भी मुसलसल किटकिट किया जा रहा था। उसी वक्त पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। अरे चलती हुई गाड़ी से ये लोग अंदर कैसे आते? जरूर कहीं छुप कर बैठे रहते होंगे ये लोग। वो सीट के नीचे ही नीचे खिसटता खिसटता टीसी के पीछे की तरफ जा निकला और वहां से खिसटता हुआ वो डब्बे की दूसरी तरफ जा निकला जहां उसे टॉयलेट नजर आ गया। बस नेकर खोलकर कमोड पर बैठ गया। अरे पकाने में थोड़ी ही कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों इस्तेमाल नहीं करते। वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था जिसे टीसी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर तक बैठा रहा। नंगी टांगों पर ठंड लग रही थी और हवा भी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़े एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था शायद। झांक कर देखा तो टीसी कहीं नजर नहीं आया। जरूर कहीं छिपकर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहां जाता। गाड़ी रुकी तो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी कुछ देर खड़ी खड़ी हाँफती रही, फिर भग भग करती हुई आगे चल दी। चक्कू एक बेंच पर सुकड़ कर अपनी टांगों में मुंह देकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद तकिए की तरह लुढ़क गया। थक थक करता लालटेन हाथ में लिए चौकीदार आया और उसे कान से पकड़कर उठा दिया। घर से भाग कर आया है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो चौकी वाले धर कर ले जाएंगे। अरे चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ाकर खड़ा हो गया। थक थक करता लालटेन हाथ में लिए चौकीदार फिर कहीं गायब हो गया। चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर नजर आ रहा था। बोरियों के ढेर के पीछे ही एक बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोलकर सो रही थी। फटा पुराना कोई लिहाफ ओढ़े। अरे कोई भिकारन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसे। वो उसी भिकारन के लिहाफ में जाकर घुस गया। उसे लग रहा था जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा हो। गांव में अक्सर ऐसा होता था। मीरा सन अपने साथ सुलाती थी और वो दादी के लिहाफ में जा घुसता था। सर जमीन पे टिकाते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही दादी से लिपट कर सोया हुआ था। बुढ़िया के सिरहाने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। फिर वही थाली याद आ गई। कल रात की भूख उभर कर आई। अरे इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछो तो कहती थी मरकर भी तो जरूरत पड़ती है पैसे की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी। अरे कितनी सारी लकड़ियां पड़ी है घर में। उसकी नजर फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे उठा भी लिए तो क्या है, यहां तो भगवान भी नहीं है और दादी भी नहीं है। मांग लूं तो शायद खुद ही दे दे। उसने उठा लिए 10 पैसे। बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और मुतरी की तरफ चल दिया। वापस आकर हाथ धोए मिट्टी से। दादी ने सिखाया था साबुन ना हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले से थोड़ी मिट्टी ले लो, लेकिन मुतरी से आकर हाथ धोया करो। हाथ धोए ठंडे ठंडे पानी से। किसी ने कोयला मसल कर रखा था होदी पर। उसने
और डांट भी मांझ रही है। मुंह हाथ धोया, हाथ झटक कर सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पहुंचे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पे काट खाया। वापस आकर देखा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े हुए थे। एक उसके सिरहाने बैठा था, कह रहा था कि बेचारी बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 6-7 घंटे हो गए होंगे। अरे भैया, लगता है रात नींद में ही चल बसी। चक्कू लड़खड़ाकर वहीं खड़ा हो गया। वेटिंग रूम से कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? अरे स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? अरे किसको? म्युनिसिपैलिटी को, वही जाके जलाएगी इसे। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया की कटोरी में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास। और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास। दादी, दादी। बहुत अच्छी कहानी है यार। बच्चे के एंगल से कहानी लिखी है गुलजार ने। पूरी कहानी में बचपना कहीं गायब नहीं होता। गुलजार साहब ने फिल्म लिखी है, कहानी लिखी है, गाने लिखे हैं, ये तो मालूम था, पर कहानियां भी लिखी है ये न मालूम था। जी लिखी है। भाई ये लो, पकड़ो अपनी प्रॉपर्टी। चलिए मेरा तो हो गया, अब कौन आ रहा है? अरे क्या डर रहे हो? कोई भी आ जाओ यार। अरे अरे वॉलंटियरली कोई भी आ जाओ, डर रहे क्या उसमें? चलिए मैं ही आती हूँ। जी। ये बैग अजात शत्रु। भाई दो, अजात शत्रु दो, निकालो। ये देखो अमृतसर दादर एक्सप्रेस में अमृतसर दादर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए वे दोनों कहां से चले थे? इंदौर की तरफ से या अकोला की तरफ से पता नहीं, मगर हाँ बैठे खंडवा से थे। बोगी नंबर था 9211 यानी 9211। कोच S5 था। बर्थ थी 33, 34 यानी लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ। सामने की बर्थ पर मैं था। तब शाम का समय था। ऊपर की बर्थ के भी दोनों यात्री मेरे साथ नीचे बैठे थे। वो शादी के बाद का ताज़ा तरीन जोड़ा था। युवक अपनी अर्धांगिनी को विदा कराकर ले जा रहा था। उसके हाथ पैर की उंगलियों की ललाई, हल्दी का पीलापन अभी भी छूटा न था। सूट भी वह शादी का ही पहने हुए था, जो यकीनन उसके ससुर ने तिलक के वक्त उसे दिया होगा। युवक यही कोई 23-25 साल का, सांवला रंग, चौकोर चेहरा, ठिंगना कद और साथ में जवान बीबी होने के नाते बेहद रिजर्व, बेहद चौकन्ना। वह पूरी कोशिश किए हुए था कि कोई उससे परिचय न गांठ ले। उसने फिल्मी मैगजीन भी लपेट कर फलों की डलियां में नीचे रख ली थी, जिससे कि कोई मांगने और लौटाने के बहाने बातचीत का अवसर न बना ले। वह अधिक से अधिक अप्रिय बनने की कोशिश कर रहा था और इस बाबत हम तीनों सहयात्री आपस में बात किए बिना सहमत थे। लड़की, दुल्हन, अर्धांगिनी जो कहें, गोरी नारी, हष्ट-पुष्ट, खुश मिजाज और चपल मादा थी। वह देखने में खूबसूरत थी, यह कोई अंधा भी कह सकता था। वह किसी ठाकुर परिवार की कस्बे में रही बसी मैट्रिकुलेट या नॉन मैट्रिकुलेट युवती थी। शिक्षा का रौब-दाब और तेज उसके चेहरे पर न था, मगर बावजूद इसके तीव्र कॉमन सेंस और कुदरती फुर्तीलेपन के कारण वह असरदार जरूर थी। यू कांट फूल मी वाला भाव उसके चेहरे और चपल बातचीत से बार बार टपक रहा था। अब सामने कोई बैठा हो तो अनजाने ही अपना ध्यान जाता है और हम मन ही मन उसे पढ़ने लगते हैं। और ऐसे में होता यह है, हमारा चेहरा स्थिर हो जाता है, आंखें थिक जाती है और सारा शरीर सिमटकर कान में आ जाता है, जो अनजाने में दूसरों को सुनने का काम करते हैं। और ऐसे में यह भी होता है कि हम बेभूले से सामने घूरने लगते हैं और जैसे ही याद आता है कि हम घूर रहे हैं, हम टकटकी तोड़कर, ढीली नजर डालकर फिर घूरने लगते हैं। माना कि आपकी मंशा बुरी नहीं है,
आप यूं ही जिज्ञासावश बच बच कर ताक रहे हैं, मगर सामने वाला यात्री आपको आपत्तिजनक समझ लेता है। और साथ में जवान खूबसूरत बीबी हो तो समझेगा ही, क्यों न समझे। मुझे पता नहीं था कि मैं उन्हें नोट कर रहा हूँ, मगर युवापति मुझे लेकर ओवर कॉन्शियस हो चुका था। मेरा वश चलता तो मैं उससे कह देता, भाई मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, तेरी दुनिया पूरी तरह सुरक्षित है। मगर ऐसा कोई कहता है भला? वह पलट कर मुझसे पूछ सकता था कि नेक है तो सफाई क्यों दे रहा है, हमने कुछ पूछा है क्या, वगैरह वगैरह। गाड़ी हम सबको लिए चले जा रही थी और हम बर्थ पर बैठे बैठे ही आगे बढ़ रहे थे। युवती को लगा कि मैं उन्हें घूर रहा हूँ या चेहरा इधर रखने के बावजूद कान उन्हीं की तरफ रखता हूँ, तो उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने पति से मजाक करना शुरू किया। वह यूं ही कोई प्रसंग बनाकर उससे छीना झपटी करती, कभी वह जरूरत से ज़्यादा खिलखिलाकर हंसती और हंसते हंसते उसकी जांघ पर हाथ मारती, कभी उसकी टाई ठीक करती, कभी उसके कोट का तिनका बीनकर खिड़की के बाहर फेंकती। और एक बार तो उसने ठाका लगाकर उसे चूम ही लिया और फिर फौरन होठ हटा लिए। युवापति थोड़ा झेप रहा था, मगर उसकी हरकतों को वह नापसंद भी नहीं कर रहा था। उसे यह महसूस करना अच्छा लग रहा था कि सामने के 3 यात्रियों से तोड़कर उसने अपनी पत्नी को सर्टिफाइड तौर पर अपनी पत्नी बना लिया है। वह विजयी था। हालांकि यहाँ न युद्ध की कोई गुंजाइश थी न जायज कारण। बगल वाले ने मेरे कान में फुसफुसाया, बड़े अजीब लोग हैं, लौंडे ने शादी की है कि भगा के ले जा रहा है। मैंने कहा, मेरी उम्र 55 साल है। मजे देखो, उस समय मेरी उम्र 55 साल थी, आज 62 का हूँ। वह दोनों खेलते फुदकते रहे। बुरहानपुर स्टेशन आया। लड़की ने फौरन घूंघट कर लिया और पति से जरा दूर हटकर बैठ गई। उनके कुछ रिश्तेदार मिलने आए थे। लड़की के बुआ फूफा बच्चे बच्चियां वे फल लाए थे। युवक ने फल ले लिए। लड़की अपने बुआ फूफा को देख करके थोड़ा रोने लगी। जो सियाफ करने आए थे वो खिड़की की छड़ों से सिर टिकाकर बातचीत करते रहे। कुछ देर बाद गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकली, लड़की ने फौरन घूंघट हटाया और पति से बोली, उन्होंने तुम्हें फलों की टोकरी दी तो तुम्हें उन्हें थैंक कहना चाहिए था। युवापति भोजू थोड़ा झेपा, मगर उसे अपनी युवा खूबसूरत पत्नी की यह सीख, जिससे अगले 6 माह तक लड़ने का कोई कारण न था, अच्छी ही लगी। 2-3 खंबे गुजर गए तो युवती ने पुनः उसकी टाई ठीक की और कहा, कोई मिलने आए तो मुस्कुराना चाहिए, हाँ? और आगे जोड़ा, अपना जरा सा स्माइल देने में क्या जाता है। युवापति उसे घोंचू की तरह देखता रहा। गाड़ी भागती रही। आगे युवती ने फिर पूछा, नासिक में कौन कौन सी पिक्चर चल रही है? बगल वाले ने फिर फुसफुसाया, नासिक के हैं साले। इधर युवक ने जवाब दिया, पिक्चर नहीं जाएंगे, अम्मा को नहीं पसंद है। बगल वाला फिर फुसफुसाया, लोअर मिडिल क्लास हैं। मैं चुप रहा तो वह फिर बोला, पर पहनावे से ऐसे नहीं लगते हैं। मैंने कहा, देखते जाओ, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भुसावल स्टेशन पर गाड़ी रुकी। लाड़ी ने फौरन वाटर बैग खाली किया और वर से बोली, जरा फ्रेश वाटर ले लो। युवक ने हमें देखा, थोड़ा सहमा और मन मार कर चला गया। हम दरवाजे से 4-5 खिड़की ही आगे बैठे थे। युवक झपट कर खिड़की पर आया, जैसे चलती गाड़ी से उतरा हो। उसने खिड़की के छड़ों से मुंह टिकाया और बोला, कॉफी लो तो ले आऊं? युवती ने अंगड़ाई ली और कहा, रहने दो, इच्छा नहीं है। उसने इच्छा के ई को जरा ज़्यादा ही लंबा खींचा। युवक, जो उसके अंगड़ाई लेने से डिस्टर्ब हो गया था, इच्छा के लंबे ई को सुनकर और अशांत हो गया। उसने कनखियों से हमें देखा और पानी लेने चला गया। बगल वाले ने फिर फुसफुसाया, कनपटी लाल हो गई गरीब की। हम लड़के को एट ईज रखने के लिए नल की तरफ ही देखते रहे। उसने आधा वाटर बैग भरा और झपट कर डिब्बे में आ गया। लाड़ी ने वाटर बैग लिया तो उसे लगा काफ़ी खाली है, सो बोली, पूरा नहीं भरा क्या? युवक ने हमें देखते हुए कहा, करना ही क्या है, रात में ही उतर जाएंगे, और उससे सट कर बैठ गया। है, सावित्री ने सत्यवान के कंधे पर सिर टिका दिया। हम अब तक बोर हो चुके थे, ऊब चुके थे।
2-3 स्टॉप गुजर गए, जोड़ा भी अब नॉर्मल हो गया था। खा पी कर सब अब सोने की तैयारी करने लगे। अब सोते समय फिर परेशानी हुई। युवती की बर्थ ऊपर थी, वह उचक कर या चढ़कर बर्थ पर नहीं जा सकती थी, उसे सोना नीचे ही था। और युवक की मंशा कि वह नीचे ना सोए, क्योंकि सामने मेरी बर्थ पड़ती थी। वह थोड़ी देर सोचता विचारता खड़ा परेशान होता रहा। मैं उसकी परेशानी समझ रहा था। मुझे उस पर एक साथ हंसी और दया आ रही थी। मैंने उससे कहा, आप मेरी बर्थ पर आ जाइए, मैं आपकी बर्थ पर चला जाऊंगा। वह खिसियाया, मन ही मन कूड़ा। उसे लगा मैंने सज्जनता दिखाकर उसकी पत्नी की निगाह में उसे छोटा साबित कर दिया। वह मजबूर था। मैंने भोजन करके अपनी बर्थ उसे दे दी। उसने रूखा थैंक्स कहकर मेरा हैंडबैग उठाकर अपनी बर्थ पर रख दिया। खा पी कर सब सो गए। गाड़ी में मुझे नींद नहीं आती है, सो मैं अपनी परिवर्तित बर्थ पर जागता रहा। कुछ देर बाद मैंने बत्ती बुझा दी। मैंने देखा अब वह युवक सो रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी। नींद में चिंता होती भी नहीं है। नींद में वह युवक अपनी जिस पत्नी को ले गया था, वह उसकी नींद में ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। अपनी नींद के अंधेरे में वह आश्वस्त था। मैंने गौर किया, नींद में आदमी का वास्तविक चेहरा सतह पर आ जाता है। इस समय वह एक ठाकुर परिवार का पढ़ा लिखा तनावग्रस्त युवक नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे देहात का कोई हट्टा कट्टा 25 साल का बच्चा सोया हुआ है। हाँ, उसकी श्रीमती को नींद नहीं आ रही थी। वह यूं ही 2-3 बार बाथरूम तक होकर आ गई थी और गाड़ी भागे जा रही थी। सारे मुसाफिर नींद की गिरफ्त में जा चुके थे। बाहरी संसार से हमारा संबंध लगभग कट चुका था। कहीं कोई गांव में टिमटिमाता बल्ब दिख जाता तो हम बाहरी दुनिया से जुड़ जाते, वरना अपने से घिरा हुआ एक टापू था जो भागा चला जा रहा था। मनमाड़ स्टेशन आया। युवती ने पति के बर्थ की तरफ देखा और बैठ गई। वह अंधेरे में ही बैठी रही। मुझे लगा अब यह लाइट जलाएगी, मगर वह अंधेरे में ही बैठी रही। कुछ पलों बाद वह खड़ी हुई। उसने मिडिल बर्थ की तरफ देखा, मेरी बर्थ की तरफ देखा और फौरन बैठ गई। ऊपर की बर्थ के दोनों यात्री खर्राटे भर रहे थे। अचानक एक छोटे छोटे बालों वाला चश्माधारी युवक आया। उसने युवती को पत्र थमाया। युवती ने फुसफुसा कर कहा, दिवाली पर आऊंगी, और फौरन लेट गई। युवक पलटकर वापस चला गया। सुबह का 4 बजा। मैं दादर स्टेशन पर उतरा। साथ वाले यात्री ने मुझसे पूछा, वो जोड़ा उतर गया? मैंने कहा हाँ। वो बोला, बड़े अजीब लोग थे। मैंने इस बाबत कोई प्रतिक्रिया जताने के बजाय केवल इतना ही कहा, मैं तो इतना ही जानता हूँ, जो सोवत हैं सो पावत हैं, जो जागत हैं सो रोवत हैं। अब वह मुझे अजीब समझता हुआ चला गया। पति अभी भी सोया हुआ था, नींद के भीतर अपनी पत्नी को सुरक्षित लिए हुए। व्हाट अ ट्रेजेडी है। ये तो शेक्सपियर से भी बड़ी ट्रेजेडी होगी। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अगर ये ट्रेजेडी है तो आप ही कुछ कॉमेडी सुना दो। अरे नहीं भैया, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है। अरे भैया, इसमें टैलेंट की क्या बात है? आपको बस कहानी पढ़नी तो है, जस्ट रीडिंग। अरे नहीं भाई, सॉरी। अरे सॉरी कैसे? ये है ना प्रसाद। अब भैया प्रसाद सबको मिलेगा, बचेगा नहीं कोई। प्रसाद दो आप। अरे हिम्मत है बर्दा, तुम बटे खुदा। जाओ बढ़ो। कहाँ फंसा दिया अंकल जी आप? अरे जाओ तुम तो यार, हम बैठे ना। लाओ भाई, कुछ भी दो, क्या फर्क पड़ता है। चंद्रकांत बख्शी, लाइव। अरे कितनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं भाई, कोई छोटी नहीं है इसमें। ये ठीक रहेगी। वह एक शाम, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हमने घर बदल दिया और यहां नए घर में रहने आ गए। यह फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। यह एक 3 BHK फ्लैट था।
बाहर एक चौक था जो लगभग 10 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। दीवारों पर नया नया पेंट किया गया था। दीवारों के पीछे से बेतरतीब झाड़, पुराने घरों के काले पड़ गए खपरेल और बदलता हुआ आसमान नजर आता था। खिड़कियों से यह चौक दिखलाई देता जहां कई कई किस्म के फूल उगे हुए थे। हमारे ठीक ऊपर हमारे बंगाली मकान मालिक अक्षय बाबू अपनी पत्नी और 3 लड़कों के साथ रहा करते थे। वे किसी सरकारी महकमे में क्लर्क थे। उनकी पत्नी शोभा की रंगत सांवली थी, पर वो खुले दिल से हंसा करती थी और रात के अंधकार में चौक के फूलों के आसपास घूमती रहती थी। तीनों लड़के बालीगंज की ओर किसी हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब मैं मकान की खोज में दलाल के संग यहां पहली बार आया, तभी शोभा से मेरी पहली मुलाकात हुई। दलाल ने मुझे बाहर ही खड़ा रखा और भीतर जाकर सब बातचीत कर लेने के बाद मुझे बुलाया। मकान पुराना था। हमारे फ्लैट में पेंट का काम किया जा रहा था। बांस के मचानों पर बैठे पेंटर पेंट पे डूबे ब्रश दीवारों पर फेर रहे थे। कमरे खाली होने की वजह से बड़े नजर आ रहे थे और दीवार से गीले पेंट की स्मेल आ रही थी। आप ये फ्लैट लेंगे? नमस्कारों के आदान प्रदान के बाद शोभा ने मुझसे पूछा। कहा, क्यों नहीं? आप 2 ही जने हैं ना? मेरे कुछ बोलने के पहले दलाल बीच में कूद पड़ा। मैडम जी, पति पत्नी 2 ही जने हैं बस, और कोई भी नहीं है। आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब वैसे भी ये लोग बड़े भले लोग हैं, अब मैं इनकी जवाबदारी लेता हूं। मैं खामोशी रहा और बाहर चौक की ओर देखता रहा। शोभा मेरा निरीक्षण कर रही है, यह भी मैं समझ ही रहा था। जगह हमें पसंद थी। प्रारंभिक कामकाज निपटाने के 2 दिन बाद हम ट्रक में भरकर सामान यहां ले आए। फिर एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर हफ्ते भर बाद हम यहां रहने चले आए। मैं रोज सुबह 8 बजे नहा धोकर और गर्म नाश्ता करके दुकान जाता था। दिन में करीब 1 बजे लौटता, खाना खाकर 1 घंटा आराम किया, फिर वापस दुकान चला जाता। रात को लौटते लौटते 9 साढ़े 9 बज जाते। फिर खाना खाने के बाद अपनी पत्नी सरला से थोड़ी बहसबाजी करके मैं सोने चला जाता। मेरी और शोभा की मुलाकात कम ही हुआ करती, लेकिन मेरे आने और जाने के वक्त का वो बराबर हिसाब रखती। एक रविवार की सुबह मैं पलंग पर बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहा था। ठीक उसी समय खिड़कियों की जाली के पीछे खड़ी शोभा पूछ रही थी, मिस्टर मेहता, आपको फूलों का शौक तो होगा ही? मैं एकदम चौंक गया। किताब पलंग पर रख में उठ खड़ा हुआ। रसोई से गैस पर पानी के गर्म होने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, तो वो हंस पड़ी। लेकिन आपकी पत्नी को तो फूलों का बहुत शौक है। रोजाना शाम को वो मुझसे 2-4 जूही के फूल ले जाया करती है। मैं शोभा की ओर देखता ही रह गया। ठीक उसी समय रसोई से सरला की आवाज आई। शोभा खिड़की के पास से खिसक गई और मैं वहीं खड़ा हो गया। सब कुछ एक स्विच को ऑन ऑफ करने की तरह बहुत तेजी से घटित हुआ। कुछ एक दिन इस तरह बीत जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शोभा के प्रति मेरे मन में कोई आकर्षण प्रकट हो रहा है। यह अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन इसे खुलकर मान लेने के लिए जैसे मैं तैयार नहीं था। शोभा का रंग सांवला था। वो उम्र दराज और 3 बच्चों की मां थी। मैं अनायास ही उसके ख्यालों में डूब जाया करता, लेकिन उसमें कोई आकर्षण जरूर था। 3 बच्चों के पैदा होने के बाद भी उसके शरीर में सरला की अपेक्षा ज्यादा सुदृढ़पन था। वो हंसती, मजाक करती, देखा करती, सब कुछ इतने अंतरंग ढंग से कि एकाएक आप घबरा ही जाए। किसी किसी बार मुझे ऐसा ख्याल भी आता कि किसी दिन सरला घर में नहीं होगी और शोभा अचानक मेरे कमरे में आ जाएगी और खिड़कियां बंद कर देगी और तब शाम होगी। मैं कोशिश करके इन ख्यालों को रोक दिया करता। मैंने किसी भी दिन सरला से इस विषय में बात नहीं की थी, और जब भी वो बातों बातों में शोभा का जिक्र किया करती, मैं एक लापरवाह व्यक्ति का अभिनय करते हुए ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुना करता। एक दिन हम फिल्म देखने जा रहे थे, तब राह में सरला ने मुझसे कहा, शोभा बहुत होशियार औरत है, वो यहां ऊपर रहती है, इसलिए मुझे डर की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सही बात है, वो शेरनी जैसी है, उसके रहते डरने की क्या बात? कौन कब आया कब गया ये सब ध्यान वो रखती है। यहां तक कि मिस्टर, पिछले रविवार तुमने क्या पहना था और तुम किस बस रूट से आते जाते हो, ये भी उसे बराबर मालूम है। अच्छा, वो तुमसे कहती है ये सब? हाँ, और वो कहती है, सरला तूने लड़का जोरदार फांसा है। हाँ, तो ये देख सरला, बात तो ये सही है, वाकई लड़का तो तूने जोरदार फांसा है। रहने दीजिए, आप शादी करने की जल्दी तो आपको थी, मैंने तो पहले पहले इनकार ही कर दिया था।
फिर लगा ज्यादा टालम टोल करूंगी तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, इसलिए हाँ कह दी बस। दिन इसी तरह बीतते रहे। किसी किसी बार जब मैं दुकान जाने के लिए बाहर आता, चौक में खड़ी शोभा मुझे देखा करती। सरला की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ हंसकर बातें किया करती। तब हम बांग्ला में बातें करते। अरे शोभा जी, तुम्हें यही साड़ी ते खूब सुंदर लागशो, आपने मजाक कर छे ना, आमी शोती बोल छी, सुधु शोती। और सरला बांग्ला समझती नहीं थी। हाँ, अक्षय बाबू के साथ मेरी कोई खास बोलचाल नहीं थी। ऑफिस के बाद वो आदमी अधिकतर घर में ही रहा करता। कभी कभार ऊपर से रविंद्र संगीत के गायन का स्वर जरूर सुनाई देता। आमारो पोरानो जहां चाय। एक बार सरला ने भी मुझसे कहा, इसका मतलब कुछ करता धरता नहीं लगता, आलसियों की तरह घर में पड़ा रहता है बस। मैंने कहा नहीं सरला, अब वो कहीं नौकरी करता है और फिर हमारा किराया भी तो मिल जाता है, गाड़ी चल जाती है इन लोगों की। आदमी लेकिन बेचारा बेहद शांत है। दिन बीतते रहे और शोभा मेरे विचारों पर छाई रही। मुझे रात और दिन उसी का ख्याल आया करता। वो भी मेरे साथ बातचीत का मौका ढूंढती रही है, ये भी मैं समझ ही गया था। एक दिन सुबह शोभा ने मुझसे कहा, मिस्टर मेहता, मैं एक बार आपकी दुकान पर आना चाहती हूं। मैं एकदम घबरा गया। दुकान की दुनिया में मैं शोभा को बिल्कुल प्रवेश करने देना नहीं चाहता था। मैंने तुरंत ही उससे कहा, शोभा जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कहिए ना, अब मैं लेता आऊंगा। दिन में 2-4 बार घर आता जाता ही तो हूं, फिर आप वहां तक आने की तकलीफ क्यों उठाएं? और मैं कहीं काम से गया हूं, मिलूं ना मिलूं। शोभा मेरी तरफ देखती ही रही। सरला की मौजूदगी में अब मैंने शोभा से बातें करना कम कर दिया था। वो भी ये समझते हुए सरला की मौजूदगी में बातें नहीं किया करती थी। हाँ, सरला के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा था। मेरी गैर हाजिरी में वो दोनों खूब बातें किया करती। और कभी मैं लौट आता तो शोभा हंसते हुए कहती, अच्छा अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूं। और वहां से चली जाती। दिन बीतते रहे। शोभा एकदम करीब थी, लेकिन फिर भी कितनी दूर थी। मुझे उसके साथ दिल खोलकर बातें करने का मौका मिल ही नहीं रहा था। वो हमेशा इस कोशिश में रहा करती कि मेरे पास आए, लेकिन घर में एकांत मिलता नहीं था। सरला हमेशा घर में ही हुआ करती। सरला कहीं बाहर गई हो और घर में मैं अकेला हूं, ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ ही था। मैं ऐसे मौके की कल्पना करके ही उत्तेजित हो जाया करता और आखिरकार निराश होकर सोचता कि ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं जब फ्लैट के एकांत में हम मिल सके। और जैसे जैसे निराशा बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी ख्वाहिश और जोर पकड़ती गई। उसकी आंखों में तूफान जरा भी कम नहीं हुआ था। उसमें अब भी आकर्षण था। मैं उसके लिए जैसे तड़प रहा था। मुझे उल्टे सीधे बहुत से ख्याल आया करते। रोजाना शाम होती, रास्ते में लाइटें जल जाती, तब मैं उदास हो जाया करता। दुकान से निकलकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता और एक कॉफी पी लेता। एक दिन मैं बेहद बेचैन हो उठा और शाम को जल्दी ही घर आ गया। सरला सब्जी लेने गई हुई थी। मैं कपड़े बदलकर पलंग पर बैठ गया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा शायद सरला लौट आई है। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने शोभा खड़ी थी। मिस्टर मेहता, आज आप बहुत जल्दी दुकान से लौट आए? हाँ, जरा तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अचानक मैं अपनी तबीयत को भूलने लगा। सरला अभी सब्जी लेने गई है, उसे लौटने में अभी आधा घंटा लगेगा। मुझे लगा आपसे मिल आऊं। मुझे भी लगा था शायद आपकी तबीयत ठीक ठाक ना हो। अंदर आइए ना। वो अंदर आई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को समझ गए थे। गोया कि यह मौका अनायास ही मेरे हाथ लग गया था। हम दोनों बीच के बड़े हॉल में आए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। शोभा सामने थी और सरला के लौटने में अभी आधे घंटे की देरी थी। शोभा ने कहा, मिस्टर मेहता, मैं आपसे एक खास प्राइवेट बात करने आई हूं। मैंने कहा, हाँ आइए ना, अंदर वाले कमरे में आइए। हम दोनों अंदर वाले कमरे में आ गए। शाम का अंधेरा था। मैंने बत्ती भी नहीं जलाई। शोभा ने कहा, यहां हमारे अलावा और तो कोई नहीं है ना मिस्टर मेहता? मैंने कहा, नहीं, फ्लैट में बस हम दोनों ही हैं। उसने जरा खिसक कर बीच का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, सामने के मकान वाले हमें देख लें, ये मैं नहीं चाहती। पूरे कमरे में शून्यता छा गई थी। उसने मुझे पास आने का संकेत किया। मैं भी उसकी ओर खिंचा
मुझे लगा कि मैं कांप उठूंगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर शोभा ने कहा, मिस्टर मेहता सुनिए, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूं। रोज शाम को 6 बजे एक व्यक्ति आपकी पत्नी से मिलने आया करता है। क्या आपको कुछ खबर है? मैं बेतरह कांप उठा। राइटर का नंबर है क्या? क्यों अंकल जी? पूछ देते कि फ्लैट कहाँ पर है। थोड़ा भारी हुआ भाई साहब। अरे थोड़ा नहीं, बहुत भारी हो गया ये। आखिरी में शोभा ने बम फोड़ दिया यार। हाँ बताओ। अभी तक चाय नहीं आई यार। इस गाड़ी में पेंट्री की सुविधा है, फिर भी चाय नहीं आई। अरे चाय आ जाएगी भाई साहब, तब तक एक छोटी सी कहानी पढ़ लेते हैं ना। अच्छा एक काम करो, आप ही कुछ पढ़ दो। हो जाए। हाँ चलो ठीक है, हम खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवती चरण वर्मा। देना भैया भगवती चरण ब्रह्म। हाँ लीजिए भाई। खिलावन का नरक। ठसाठस भरी 3rd क्लास की बेंच के नीचे, ठसाठस भरी 3rd क्लास की बेंच के नीचे खिलावन लेटा हुआ था। वो सो नहीं रहा था, सोने का कोई समय भी नहीं था। वो सिर्फ लेटा हुआ था, केवल इसलिए कि कहीं टिकट कलेक्टर उसे देख ना ले। आज 3 साल बाद वो अपने घर लौट कर जा रहा था। बंबई से लौट रहा था। 2 दिन का सफर उसने 1 हफ्ते में पूरा किया था। गाड़ी पर चढ़ते और उतारे जाते, ये उसकी आखिरी मंजिल थी। और इस समय तक उसे बिना टिकट सफर करने का पूरा तजुर्बा हो चुका था। टिकट कलेक्टर को दूर से ही अपने डिब्बे की ओर बढ़ते देखकर उसने बेंच के नीचे पनाह ली थी। और वो इस तरह लेट गया था कि 15 मिनट तक गाड़ी में रहने पर भी टिकट कलेक्टर को उसकी गंध नहीं मिली। खिलावन सकरी बेंच के नीचे अपने बदन को समेटे हुए पड़ा था, मानो इस तरह सोने का वो आदी हो। अरे बंबई में भी तो वो इसी तरह सोया करता था। एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें 12 आदमी रहते थे। और रात को जब सब लोग सोते थे तो हर एक आदमी को उतनी ही जगह मिलती थी जितनी खिलावन को बेंच के नीचे मिली थी। खिलावन उस समय सोच रहा था, क्या 3 साल बाद वो अपने देश लौट रहा है। देश में उसकी माँ है, बाप है, छोटा भाई है और उसकी सुखिया भी तो है। अरे 3 साल पहले जब वो कमाने के लिए परदेश आया था तो सुखिया कितनी रोई थी। अरे 1 साल तो उसके विवाह को ही हुआ था। सुखिया को याद करके खिलावन मुस्कुरा पड़ा। उसके घर पहुंचते ही घूंघट की ओट से तिरछी नजर से मुस्कुराते हुए उसे देखेगी और वो एक चौंक पड़ा। माँ बाप बीवी सभी समझेंगे कि कमा कर आया है। सभी उसे आशा भरी नजरों से देखेंगे। फिर वो क्या करेगा। अरे उसके पास पैसा नहीं, कपड़ा नहीं, लगता नहीं। 2 महीने की हड़ताल में जो कुछ उसने बचाया था सब स्वाहा हो गया। मकान मालिक जेल भिजवा रहा था, कपड़ा लगता उसी कोठरी में छोड़कर अपनी जान बचाकर भागा था। लेकिन वो घर पर करेगा क्या। और एक झटके के साथ गाड़ी रुकी। खिलावन का सिर बेंच के पाए से जा टकराया और उसने अपना सिर पकड़ ली। और उसी समय उसे दरवाजा खुलने की तथा बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो चोरों की तरह छिपने की जगह से बाहर आया। टिकट कलेक्टर चला गया था। खिड़की से मुंह निकालकर वो बाहर देखने लगा। रेल के खलासी ने आवाज दी, बहादुरपुर बहादुरपुर। और तभी गाड़ी ने सीटी दी। वो तुरंत ही गाड़ी से उतर पड़ा। अरे बहादुरपुर स्टेशन पर ही तो उसे उतरना था। गाड़ी चली गई थी और खिलावन ने अपने चारों ओर देखा। ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 6:30 बजे थे। फिर भी उसके चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। आसमान में बादल घिर आए थे और बिजली चमक रही थी। और खिलावन चुपचाप खड़ा था, हतबुद्धि सा। एक स्टेशन के खलासी ने स्टेशन वाला फाटक बंद कर स्टेशन मास्टर को आवाज दी, क्या सब कुछ ठीक है। और खिलावन की चेतना धीरे धीरे लौट आई। तार लांघकर अब वो सड़क पर आ गया था।
उसने रुककर विचार किया कि उसका गांव यहाँ से 1.5 कोस की दूरी पर है। वो चल दिया अपने गांव की ओर, पर उसके पांव थे कि घर की तरफ उठते ही ना थे। भरसक जोर लगाकर वो चलने की कोशिश कर रहा था। उसके मन की शिथिलता उसके शरीर में व्याप्त हो गई थी। वो समय विचार शून्य था और भाव शून्य। एकाएक वो चौंक पड़ा। एक बड़ी सी बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार पानी गिरने लगा। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। 2 फलांग पर ही उसका गांव था और पानी इस तरह गिर रहा था मानो प्रलय की वर्षा हो रही थी। और देखते ही देखते पेड़ से भी पानी छन छन कर गिरने लगा। उसी समय बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में खिलावन ने वो टूटा हुआ मंदिर देखा जहां अक्सर वो बचपन में खेला करता था। तब उसे पता चला कि वो मंदिर से करीब 10 गज की दूरी पर है। वो दौड़कर जल्दी से मंदिर में घुस गया। मंदिर में पहुंचकर उसने संतोष की एक गहरी सांस ली। मंदिर के अंदर गहरा अंधकार था और बाहर हवा तेजी के साथ चल रही थी। और तभी उसे ऐसा लगा कि मानो मंदिर के अंदर वाले खंड में कोई और भी है। उसके कान खड़े हो गए। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश करी। कोई कह रहा था, ये बारिश भी अजब बेमौके शुरू हो गई, भगवान जाने कब तक होती रहेगी। और उसका उत्तर उसे मिला, तुम्हें का मुसीबत तो हमारी है। अम्मा जी पूछे हैं कि कहाँ रही, तब कहा क्या है। और अम्मा जी दादाजी से एक एक की 100 जड़ी। खिलावन को मानो तो काटो खून नहीं। ये आवाज तो सुखिया की है। और सुखिया इस समय मंदिर में, और उसके साथ ये आदमी कौन है। वो दबे पांव भीतर की ओर खिसका। मर्द ने कहा, अरे कुछ ना होगा, तेरी सास बकझक कर कर चुप हो जाएगी। हाँ, उस दिन तेरे ससुर ने मुझे देख लिया था, तब क्या हुआ था। अरे होता का, पहले तो बहुत बिगड़े, कहीं कि तुम हमारी नाक कटाई दे, अरे घर से निकाले की धमकी दी नहीं। लेकिन जैसे ही चांदी की हंसली देखी और हमारे आंचर में बंधे रुपया, तो अम्मा जी शांत हुई गई। खिलावन के मुख पर पसीने की बूंदें आ रही थी। मर्द ने फिर कहा, और वो तेरा घर वाला, उसकी कुछ खबर मिली। अरे 6 महीना से ना एक रुपया भेजा से, ना कोई चिट्ठी पत्री लिखा थे। मालूम होते कोई रांड के फेरे में पड़ गो, नाश हो यूं का। यहाँ घर में सब भूखन मरत है। अरे वो तो तीसरे चौथे दिन तुम जो रुपया दे देत हो तो खाना मिल जाते। हमारे देवर को 1 आध बीघा जमीन दिवाए दो, जिरेदारा बित्तो तो कर सकत। खिलावन चुपचाप मंदिर से बाहर आ गए और उसी समय बिजली चमकी और उसने देखा कि उसकी धोती चिथड़ा है और कुर्ता फेंक देने के काबिल। वो भीगता हुआ चल पड़ा, घर की तरफ नहीं, पीछे स्टेशन की तरफ। पानी मूसलाधार गिर रहा था, हवा तेजी के साथ चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। और खिलावन चला जा रहा था भीगता हुआ तेजी के साथ, मानो वो भागा जा रहा हो। और दूर पर कभी कभी चमक उठने वाली बिजली के प्रकाश में स्टेशन की जमीन में धसी हुई इमारत को देख लेता था। स्टेशन पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और भीगता हुआ वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उस समय वो स्टेशन की इमारत को देख रहा था। उस समय वो बहादुरपुर स्टेशन की और बंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की तुलना कर रहा था और अपने चारों ओर फैले हुए शून्य से भरे अंधकार और बंबई की चहल पहल से भरे प्रकाश के बारे में सोच रहा था। इस प्रकार वो गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, उस गाड़ी की जो उसे एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में ले जाएगी। उस गाड़ी की जो उसे एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में ले जाएगी। मुझे तो इस कहानी से मजदूरों का लॉकडाउन का पलायन याद आ जाता है। कितनी समानता है दोनों में। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। मुझे इस कहानी से विष्णु सखाराम खांडेकर की कहानी याद आ रही थी। प्रकाश, विष्णु सखाराम खांडेकर मराठी के प्रेमचंद हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कहानी प्रकाश में एक मजदूर परेशान होकर मुंबई से गांव जा रहा है और दूसरा गांव से मुंबई, एक हताशा लिए और एक आशा लिए। ऐसा ही कुछ था उस कहानी में। मुझे लगता है खिलावन कभी खत्म नहीं होंगे।
छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, कहाँ छत्तीसगढ़ और कहाँ कश्मीर, कितनी दूर तक चले जाते हैं खिलावन रोटी के लिए। बीना आ गया शायद? बीना आ गया पर चाय नहीं आई। भैया चाय फट गई होगी, बैठ के सिरे होंगे। अरे अंकल जी क्या मजाक करते हैं आप। देखिए जल्दी से कहानियां पढ़ लेते हैं, फिर कटलेट आप सबको खिलाई देंगे ना। हाँ, चाय और कटलेट अंकल की तरफ। हाँ। देखिए 2 ही लोग बचे हैं, अब बताइए पहले कौन आ रहा है? भाई देखो, लेडीज फर्स्ट होती है और हम बुढ़े लोग फर्स्ट, लेकिन अभी हमको आखिरी में कर दो आप। अच्छा, तो अंकल जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, फिर बचा कौन? भाई साहब। अरे चलिए मैं ही उठाता हूं। गुलजार साहब वापस घूम पर के आ गए। देखना ऊपर ही होगी। गुलजार हाँ, रावी पार्क। पता नहीं दर्शन सिंह पागल क्यों नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और माँ उस बचे कुचे गुरुद्वारे में खो गई, और शाहनी ने एक साथ 2 बेटे जन्म दिए, 2 बेटे जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वो हंसे या रोए। एक हाथ दे एक हाथ लेकर सौदा किया था किस्मत ने। सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है, टोडरमल पर कब पहुंचेगी ये पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब छिपते छिपाते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शानी दिन रात दर्द से कराती रहती। आखिरी दिन थे जचकी के और पहली औलाद। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू या सिख के मकान पे हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी, 2 बार आग लग चुकी है, और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, लेकिन जिसे देखो वही गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से हौसला होता है पापा जी, और अब तक हमारी गली में कोई हिंदू या सिख रह नहीं गया, हम ही अकेले हैं बस। 15 दिन पहले की बात थी। रात के वक्त भापा जी के आंगन में गिरने की आवाज हुई। दूर गुरुद्वारे की तरफ से जो बोले सो निहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। बस उसी को देखने भापा जी छत पर चले गए, और सीढ़ियां उतरते वक्त पांव फिसला और बस आंगन में पड़ी कुदाल सर में घुस गई थी। जैसे तैसे भापा जी के संस्कार पूरे किए, और कुछ बची कुची मालियत थी जो एक तकिए के खोल में डाली, और तीनों ने जाकर गुरुद्वारे में पनाह ले ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था। अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन सिंह कहता, और कुछ नहीं तो वाहे गुरु के पास तो है। हाँ, नौजवान सेवादारों का एक जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। सबने अपने अपने घरों से जितना भी आटा, दाल, घी, चावल सब उठवा लिया था, और लंगर दिन रात चलता रहता था। मगर कब तक? यह सवाल सबके मन में था। सबको यह लगता था कि सरकार कोई कुमक जरूर भेजेगी। अरे भैया, लेकिन कौन सी सरकार? अंग्रेज तो चले गए, यहां पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। सुना है मिलिट्री घूम रही है और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी? वो क्या होता है भैया? अरे रिफ्यूजी। अच्छा, ऐसे लफ्ज पहले तो नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ, वो निकल पड़ा। हम तो चलते हैं भैया, सुना है स्टेशन पर ट्रेनें चल रही हैं, अब यहां भी कब तक बैठे रहेंगे? अरे हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, वाहे गुरु कंधों पर बिठाकर नहीं ले जाएगा। एक और गुरबानी का हवाला हुआ। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में, और कुछ लोग आ जाते तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी, लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी। बीमारी फैलती जा रही है। 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहां से, तिल रखने की भी जगह नहीं थी, लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। बड़ी शुभ घड़ी में शाहनी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक तो बेचारा बहुत ही कमजोर था, बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाहनी ने नाभि के जोड़ से बांधे रखा। उसी रात किसी ने कह दिया, अरे भाइयों चलो चलो निकल चलो, स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजियों को लेने, चलो निकल चलो। और एक बड़ा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह भी।
शाहानी बहुत कमजोर थी, लेकिन बच्चों के सहारे चलने को तैयार हो गई। लेकिन माँ ने हिलने से इनकार कर दिया। अरे मैं आ जाऊंगी बेटा, मैं आ जाऊंगी, तू मेरे पोते और बहू को लेके निकल जा, मैं अगले किसी काफिले के साथ आ जाऊंगी। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया और सेवादारों ने हिम्मत दी। ओ सरदार जी, और निकल जाओ, तो बीजी हमारे साथ आ जाएगी और एक एक करके सब बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और दर्शन सिंह निकल पड़ा। ढक्कन वाली बेद की बच्चों को पोटली में ऐसे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। लोग छत पर घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नहीफ व नौजायदा मां और नौजायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और पनाह दे दी। 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहू लुहान, तमतमाया हुआ चेहरा, शाहनी की छातियां निचुड़ के छिलका हो गई थी। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचैले कपड़े में लिपटे 2 बच्चे की पोटलियां, ऐसा लगता था जैसे किसी कूड़े के ढेर से उठा लाए। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा एक बच्चे के रोने की आवाज तो आई थी और बीच बीच में हाथ पांव भी हिलते दिखे थे, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। दर्शन सिंह ने पोटली में हाथ डालकर देखा तो एक बच्चा कब का ठंडा पड़ चुका था। दर्शन सिंह जो फूट फूट कर रोया तो आसपास के लोगों को भी पता चल गया। सबने चाहा कि शानी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो बेचारी तो पहले ही पतरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मारकर बैठ गई। नहीं, एक भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। ट्रेन 10 बार रुकी और 10 बार चली। लोग अंधेरे में ही अंदाजे लगाते रहे। बस जी, खैराबाद आ गया जी। नहीं जी, ये तो गुजरा वाला है जी। 1 घंटा और लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। लाहौर के बहुत करीब में ही हिंदुस्तान है। जोश में लोग नारे भी लगाने लगे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, शस्त्रिया काल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो ट्रेन में लहर सी दौड़ गई। अरे अरे, रावी आ गया जी, अरे रावी आ गया जी, लाहौर आ गया। इसी शोर में दर्शन सिंह के कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे सरदार जी, मरे हुए बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उस पार ले जाकर क्या करोगे? हाँ। दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसकाई और अचानक ही पोटली उठाकर रावी में फेंक दी। वाहेगुरु, वाहेगुरु। अचानक अंधेरे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दर्शन सिंह ने घबराकर शानी की तरफ देखा। मरा हुआ बच्चा शानी की छाती से लिपटा हुआ था। वाहेगुरु, और फिर से एक शोर का बगौला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मरा हुआ बच्चा शाहनी की छाती से लिपटा हुआ था। पार्टीशन को लेकर कई राइटर्स ने कहानियां लिखी, जैसे मोहन राकेश ने मलबे का मालिक, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस और कहानी अमृतसर आ गया है। इसी तरह से और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। जी, सादत हसन मंटो ने भी काफी कुछ लिखा है पार्टीशन पर। मैंने कहानी पढ़ी थी छोटी सी, पढ़ा था अखबार में, नाम याद नहीं आ रहा है। एक शहरी पाकिस्तान का, और राइटर थे रामलाल ने लिखी थी कहानी। मुझे लगता है पार्टीशन सिर्फ कुछ लोगों का ईगो था, जिसे लाखों लोगों ने भुगता। झांसी आने वाला लगता है। अरे आने वाला क्या भैया, आ ही गया। चलिए दोस्तों, मेरा स्टेशन तो आ गया, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और पहली बार ऐसा लगा कि ये सफर थोड़ा और चलना था। बाय बाय। अरे भाई, आपको उतरना है क्या? अरे तो साइड में हटो ना। गाड़ी लेट थी पर कवर कर लिया। हाँ, ये अच्छा हो गया। हाँ। चलो भाई, मैं इधर आता हूँ। अरे अंकल, कहाँ? वो प्रकृति विपदा है भाई।
अरे अंकल देखिए बच रहा है, बहाने नहीं बना रहा है। सही कह रहा हूँ, बच नहीं रहा हूँ मैं। अरे अंकल कोई विपदा नहीं होती, आप सोच रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि विपदा आ रही है। आप सोचिए विपदा नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, बात करो तो विपदा नहीं आएगी अंकल जी। अरे अंकल जी ये प्राकृतिक विपदा नहीं है, ये तो इसके द्वारा पैदा की विपदा है, पहले इसे दूर कीजिए। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, बिल्कुल नया जोक है, आपने कई बार सुना होगा। अरे अंकल जी देखिए जोक वोक से काम नहीं चलेगा। शुरुआत में फीता मैंने काटा था ना, तो समापन तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ अंकल जी, आपने कहा था प्रसाद सबको मिलेगा, लीजिए आप प्रसाद। चलो हम प्रसाद ले लेते हैं, अब देखते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आवारा गर्द। अब आपको आवारा गर्दी के मजे क्या समझाऊं। समाज में आपकी इज्जत है, ओहदा है, बनक है, रुतबा है। अगर आप पड़ गए आवारा गर्दी के चक्कर में तब सब खत्म, मान सम्मान ओहदा सब खत्म। ये मेरी बात निराली है, न मेरा मान सम्मान है, न बीबी, न बच्चे, न मैं लेखक, न कवि, न संपादक। मैं महज आवारा गर्द हूं, जहां मर्जी हूं उनका चल दिए। मन में कुछ खा लिया, कुछ पा लिया, कुछ छीन लिया, चोरी कर ली। चोरी एक बारी की है, दुख निराशा मेरे पास नहीं भटकती। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये चारों दिशाएं मुझे बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती, गाइड नहीं कर सकती। मैं एक आवारा धूल हूं। जरा सी हवा चली और मैं पहुंच गया स्टेशन। अरे भाई एक टिकट देना। कहाँ का? कहीं का भी दे दो यार, जो ट्रेन पहले जा रही है उसी का दे दो। और मैं निकल पड़ा जम्मू कश्मीर के लिए। फर्स्ट क्लास की बोगी में थर्ड क्लास आदमी। किसी ने गर्दन पकड़ के उतार दिया, किसी ने पास से बैठा लिया, खाना खिलाया। फिर पहुंच गया कटरा। जय माता वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ खाने का सामान मिल रहा था, सब्जी, पूड़ी, कलाकांद, रबड़ी, गुलाब जामुन, हलवा। पैसे अपने जेब में थे नहीं, तो एक बार हाथ देकर पैसा बना लिया, एक बार गाकर पैसा बना लिया, और 2 बार माल ढोया, और एक बार चोरी की। बताऊंगा आपको। अब ऐसे ही एक दिन में एक दुकान पर बैठकर गर्मा गर्म पूरी सब्जी उड़ा रहा था कि एक आदमी भागता हुआ आया। बोला अरे कोई डॉक्टर है क्या, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है क्या, कोई मेडिकल शॉप है क्या? हमारे सेठ जी गड्ढे में गिर गए, हाथ पे टूट गया, उनके फ्रैक्चर आ गया है। वो तो मैं क्या बात कर रहा हूँ यार। दुकानदार बोला क्या हुआ? मैंने क्या? दुकानदार से बोला मैंने, सुनो अब बता मत देना कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लेके देने पड़ जाएंगे। अरे मैं यहाँ दर्शन करने आया देवी जी से, और मुझे कम वक्त मरीज देखने पड़ेंगे। दुकानदार को उसको दया आ गई, बट डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, देख लीजिए चली जाएगी नौकरी, उसके सेठ गिर गए हैं। मैं ठीक है देता हूँ। अच्छा। फिर वो दुकानदार बोला उस आदमी से, तुम किस्मत वाले हो कि डॉक्टर साहब सामने ही बैठे हो, सब्जी पूरी खा रहे हैं। वो देखो बेटे सैंडल वाले। वो आदमी मुझसे मिन्नत करने लगा। मैंने क्या क्यों बुखार की तरह सिर पर चढ़ के आते हो भाई, जाओ जाके बोलो सेठ जी से कि डॉक्टर साहब आते हैं। वो चला गया। डॉक्टर? अब डॉक्टर किसे बनूं मैं? फटा पेंट, काला कोट, गंदा सा वो भी, और खाने के लिए मैं इतना जानता था कि DOCTOR ये स्पेलिंग डॉक्टर की होती है। डॉक्टर जानते हैं साहब मैं? हाँ, कॉलेज में और एनसीसी में मैंने पट्टी किसे बांधी जाती है सीखा था। वो जेब में बेसिर की शीशी थी। मैं चलो खेल कर देते आज। मैं पहुंच गया, जाकर देखा मैंने, उसे कुछ नहीं हुआ था। औंधा पड़ा था सेठ वहां पर, परेशानी टूटी थी, हाथ पैर छिल गए थे बस। मैं गया वहां, थोड़ा गंभीर हो गया। मैं सुनो, इसे पलटाइए। हाँ सेठ जी घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर WIC है, आ गया हूं मैं। आप पैर उठाइए, घुमाइए, चक्री बनाइए, ये पैर उठाइए, चक्री बनाइए, हाथ लाइए। हाथ खींचा मैंने, निकाली बेसिन की शीशी और चुपड़ दी, और पट्टियां निकाली, कपड़े की लपेट दी। सेठ खुश हो गया, उठ के बैठ गया, कुछ नहीं हुआ था उससे। मैं जय माता वैष्णो देवी। चलो भाई खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, श्रीनगर तक का 1000-1500 मिल ही जाएंगे। मैं सेठ जी मैं जाता हूँ, चलना मुझे। सेठ जी पक्का गुजराती था। नती एम कब करो छो, जमीन जाओ। मैं जमीन नहीं, मुझे जाना है। बोले नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप श्रीनगर में मेरे साथ रहेंगे, आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सब खाने का इंतजाम मैं करूंगा, आपको 2 क्वार्टर दिए जाएंगे, एक रहने के लिए हो जाए। ठीक है अच्छा। अब इस तरह श्रीनगर में जिंदगी आराम से कटने लगी। 4 दिन आराम करने के बाद मैं घूमते निकला श्रीनगर, और पहुंच गया बदनाम बस्ती के सामने। बदनाम गली बोलो उसको,
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सही सही इंसान हूँ, लेकिन हाँ देख के थोड़ी गुदगुदी हो जाती है। अब मैं पहुँच गया, आहा क्या माहौल था, चारों तरफ सफ़ेद चादर बिछी थी बर्फ की, छोटे छोटे मकान, धुंध धुआं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सेट हो। मुझे एक फिल्म का गाना याद आया, दीवान था नूतन थी और उसको गाना गाता पीछे करते हुए, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना, तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने। तभी मैंने देखा कि एक लाइट के सर्कल के नीचे एक स्त्री खड़ी है, पुरुष खड़ा है, स्त्री का लड़की खड़ी थी, वो सफेद साड़ी पहनी थी, छोटे छोटे फूल थे साड़ी के अंदर। मेरे बहन ने कहा मेरे बगिया के फूल तो साड़ी में कैसे है? बंगाली बाबू था वो, बंगाली में बात कर रहा था उसका। वो लड़की हंसने लगी, बंगाली ने उसके हाथ में नोट की गड्डी रख दी, लड़की ने कहा नमस्ते, उसने कहा नमस्ते, वो चली गई, वो चला गया। और मैं कहा वाह ये बदनाम बस्ती में इतना शुद्ध नमस्ते कैसे, सातवीं नमस्ते कैसे? 4 दिन बाद मैं खुद खड़ा था नमस्ते करने के लिए। मैं कहा सुनो कोई है? वो बाहर आई, मेरे पहचाना मुझे, मैं डॉक्टर WICA। उसने मुंह बनाया डॉक्टर, फिर बोली कि ठीक है आइए अंदर। मैं अंदर जाने लगा, मैंने कहा कोई समझ नहीं, मैं परिचित हूँ उसका। मैं अंदर गया, मैंने देखा एक कमरा, एक खिड़की, एक टिमटिमाता लैंप और 2 सूनी आंखें जिनमें आकर्षण था। अभी मुझे आज यहाँ 2 मिनट ही नहीं हुए थे और मुझे लगने लगा कि सारी आवारागर्दी खत्म। चिरकाल बाद, बरसों बाद मैं अपने घर लौटा हूं। हालांकि इस पृथ्वी पर मेरा कोई घर नहीं है। जो घर ध्वस्त हो गए हैं, जो घर गुम हो गए हैं, उन्हीं में भी रहता आया हूं। मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया, बोला तुम खूब मिले दोस्त। तो वो बोली आपने कैसे पहचान लिया कि मैं कश्मीर आ गई हूँ? आपको किसी मालूम पड़ा मैं कश्मीर आ गई हूँ? हमने क्या बात कर रही हूँ आप, मुझे मालूम है। मैं कहा चुरा नहीं आँख से काजल को हुनर रखते हैं, चुप रुस्तम में क़यामत के नजर रखते हैं। एक फिल्मी शेयर मार दिया अंग्रेज का। खुश हो गई, बोल बैठी बात नहीं, मैंने खींच लिया उसको। मुझे लगा कि खुशबूदार माला मेरे गले में पड़ी हो। बोली सुना है आपने साहब नहीं रहे? मैं कहा हाँ मालूम, साहब नहीं रहे, हाँ मालूम मुझे। बोले 2 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। मैं कहा हाँ बड़ा हुआ है, ओम शांति ओम शांति। वो खड़ी हुई और जाके बंडल लिया चिट्ठियों का, मुझसे बोली पढ़िए से आप। मैं बंडल खोला, चिट्ठी पढ़ने लगा, मेरी प्यारी। बोले नहीं यहाँ से बात पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। मैं वहाँ से पढ़ने लगा, फिर मैं पढ़ता गया और वो रोती गई। मैंने जान लिया लेटर के अंदर कुछ कहा रुकमणी है। मैं कहा रुकमणी तो चला गया और उस पर पर्दा डालो, जो सामने बैठा उसका खुदा के लिए शुक्र अदा करो। वो उठी और बोली कोई पियोगे? मैं कहा नहीं मुझे प्यास नहीं है। बोली मेरा मतलब कुछ पीते हो? मैं कहा अच्छा वो नहीं कभी नहीं पी मैंने। बोली वो गई पलट के आई, बोली मैं पी लूँ? मैं ठीक है चली गई अंदर। फिर तुम्हें कहाँ फंस गया ये बाजार है तो पैसे का खेल है। सिर्फ मुझे खाना खिलाता था, रहने का इंतजाम था, ऐशो आराम था, लेकिन पैसे नहीं देता था। और मैंने कहा ये औरतें मजबूर औरतें हैं, पैसे के लिए काम करती है, कहाँ से आई भी है, और मैं हमारा गर्द पैसा कहाँ से लाऊं? मैं गिल्ट होने लगा। मैंने क्या करूं मैंने क्या इन औरतों को बिना पैसे दिए जाना जलील हरकत होगी। वो आ गई, मैंने कहा मैं जाता हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मुझे जाना है। बोले नहीं साहब भी ऐसे क्या करते थे, पीते भी नहीं थे, जाऊँ क्या करते थे। चलो मत पियो मगर नाराज मत हो, मत जाओ। मैं कहा वो महाराज मेरा खाने पे इंतजार करता होगा। बोली नहीं यही रुक जाओ, और सब भूल जाओ। मैं रुक गया। उसकी हथेलियाँ गर्म थी और वो अकेली, मैं अकेला, रात का सन्नाटा, और हम दोनों डूब गए अटूट सागर में। रात, रोटी, 2 आंखें, प्यार, फिर मुर्गे की बांग और उसकी बूंद, और मेरी सुबह उठा तो नींद मेरी आंखों से लटक रही थी। मैं परेशान था, सिर दुख रहा था। मैंने कहा मैं जाऊंगा। वो बोली नहीं रुक जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोली कल फिर आना। उसने मेरे हाथ में नोट दे दिए। मैं शर्मा गया, मैं नोट लिए। मैं अच्छा चलता हूँ। मैं जाने लगा।
मैं गिल्ट हो गया था। मैं कहा मैं क्या दे पा रहा हूँ, मैं नोट दे दिए। लेकिन हाँ, उसकी सुनी आंखें, वो आकर्षण, उसकी स्मेल सब मेरे अंदर उतर चुका था। इस तरह 2 महीने नमस्ते का आदान प्रदान चलता रहा। इस बीच मैंने उसके प्रेमी के सारे खत पढ़ लिए थे। वो डॉक्टर था, सर्जन था, ये उसी का रहा करती थी। वो कैप्ट कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, या रखेल कहूँ पसंद नहीं मुझे। उसकी पत्नी की तरह रहा करती थी। उसके पहले वाली बीबी के बच्चे थे, और एक दिन डॉक्टर की डेथ हो गई। उसे निकाल के वहां से वो यहाँ कर बैठी गंदी बस्ती के अंदर। क्या करती, किसी की सही लड़की मजबूर थी, आ गई, यहाँ बैठ गई। मैं दिल था कि मैं क्या करूं, मुझसे प्यार करने लगी है वो, और मेरी जिंदगी में भी पहली औरत थी। तो परेशान था, वैसे मेरा पास था नहीं, खाली जेब था, वार क्या करता मैं, कैसे उसे इस बस्ती से निकाला जाए, नया काम शुरू कर सके ताकि वो समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे याद आया कि मैंने एक नाटक देखा था, मनुष्य कटिकम, मिट्टी की गाड़ी। उसमें एक कैरेक्टर था शबीला, जो उसकी प्रेमिका थी मदनी का, उससे प्यार करता था। वो मदनी का काम करती थी वसंत सेना के यहाँ। वसंत सेना एक नगरवधू थी, वेश्या थी। वो चाहता था कि वो वहां काम न करे, तो छुड़ाए कैसे। वसंत सेना का प्रेमी था चारुदत्त। चारुदत्त दान करते करते निधन हो गया था। वसंत सेना ने बहाने से अपने गहने चारुदत्त को दे दिए। वो शबीला चोर था, उसने जाके वो गहने चुरा लिए और लाके फिर दे दी वसंत सेना को। वो बोला ये रखो गहने, और छोड़ दो मेरी प्रेमिका को। मध्य का ये काम नहीं करेंगे आप, छुड़ा के इसको ले गया। सेठ जी अपने गहने कहाँ रखता है और नकदी कहाँ रखता है मुझे मालूम पड़ गया। 1 2 3 4 5 6 7वें दिन मैंने सारा बाल साफ कर दिया और पहुंच कर रुकमणी गया और जाकर बाल छुपा दिया। रात में मेरे कहीं कहा, उन्होंने मुझे प्यार किया। मैं सुबह उठा, बोली तुम जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूं मैं। मन में कहा मेरे दोस्त, शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो, हम मिल ना पाए। उसने मुझे प्यार किया, मेरे हाथ में गड्डी नोट के दे दी। मैं चल पड़ा पहाड़ से मैदानों की ओर। एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव। 5वें गांव में पहुंचा, एक कमरा किराए से लिया मैंने और रुक गया। मैं थक गया था, थक कर सो गया। रात को 12 बजे मेरा नींद खुली, देखा मैंने नीचे शुरू हो रहा था। पुलिस की गाड़ी आई थी, साथ में सेठ जी थे। सेठ जी ऊपर चढ़ के आए, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ दिया, मुझे मारने लगे। बता मेरा गहने कहाँ है, बता मेरा नोट कहाँ है। मैं बाल खाता रहा, मेरे नाक से खून बह रहा था, मेरे मुंह से खून बह रहा था। बताया नहीं मैंने गहने कहाँ है। हाँ, एक गलती कर गया मैं, मेरे हाथ में सेठ जी की अंगूठी सोने की थी, वो पहचान लिया उसने और बोला हाँ यही चोर है, यही चोर, यही ले गया। लेकिन हार गए, मैं बताया नहीं। और तब मुझे IPC की धारा 379 के तहत 1 साल की जेल हुई। आज सुबह लौट के आया हूं मैं। हाँ, मैं गया था वहां उस लाइट के सर्कल के नीचे, वहां नहीं है वो अब। कश्मीर की वादियों में गुंजन ने कहा मैं इंतजार कर रही होगी, फिर न हम मिले न बिछड़े। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। यात्रा और यात्रा, यात्री और यात्री, सलाखों से बाहर हरियाली ढूंढती आंखें, बर्फ की जुगाड़ में लोग। और जब बर्फ मिली तो स्टेशन आ चुका था। जब बर्फ मिली तो स्टेशन आ चुका था। आचार्य चतुर्सेन को मैंने कभी नहीं पढ़ा। भाई एक टिकट देना। कहाँ कहीं कभी दे दो भाई। अरे जो ट्रेन पहले जा रही उसी का दे दो। मैंने आचार्य चतुर्सेन को कभी नहीं पढ़ा। आचार्य चतुर्सेन ने कई उपन्यास लिखे हैं और उन पर फिल्म बनी है। 1961 में आई थी धर्मपुत्र। इसके अलावा उनका प्रसिद्ध उपन्यास है वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू, जिस पर बनी है आम्रपाली। और ऐसे ही आग और धुआं, गोली, और कॉलेज के ज़माने में हमने एक आर्टिकल तैयार किया था और कहानी थी दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। आचार्य चतुर्सेन ने बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा अंकल जी, ग्वालियर आ रहा है, मैं चलता हूँ, मेरा सफ़र यहीं तक था। अरे भाई, सफर कभी खत्म नहीं होता, वो तो चलता रहता है और यही तो जिंदगी है। हाँ, कुछ लोग सफर करते हैं, वो सफर
ठीक है अंकल जी। चल बड़ा अच्छा लगा, गुड बाय, मिलेंगे फिर ना, अच्छा लगा, गुड लक। अच्छा वो जो मैं इस गाड़ी से आ रहा है, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाता। ठीक है बाय। भाई साहब। हाँ जी अंकल जी। लड़का बढ़िया है, PSC 100% क्लियर कर लेगा, प्रीलिम्स तो पक्के में हो जाएगा इसका। लग तो ऐसा ही रहा है भैया, और सफर में तो यही होता है, तरह तरह के लोग मिल जाते हैं और सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। देखो ना, इस सफ़र में अपन मिले, इतनी सारी कहानियाँ सुनी, पढ़ी, देखी। फ्लाइट में तो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, सब अपने अपने दायरे में रहते हैं। अरे ये ट्रेन रुक क्यों गई? पता नहीं भैया, शायद किसी ने चेन खींची है। अरे लोग चेन पुलिंग करते हैं यार, कई बार घर के सामने, एक दो बार मैंने भी की थी। पर ये ऐसे लेट हो जाएगी तो क्या होगा? अरे अंकल जी, मैसेज आया है मेरे पास। हाँ, आगे मुरैना में ट्रैक ब्लॉक है, 2-4 घंटे लग जाएंगे। अरे बाप रे, मुरैना में? हाँ। एक मिनट, मेरा फ्रेंड रहता है वहां पे, मैं पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ जोशी जी नमस्ते। हाँ जी, अरे मैं दिल्ली जा रहा था, ये ट्रेन से ग्वालियर के आगे रुक गई है। ये मेरे साथ में इनके मोबाइल पे मैसेज आया है, कुछ ट्रैक ब्लॉक है, आपको पता है कुछ? अच्छा, हाँ, मालगाड़ी की बोगी उतर गई है। अरे मतलब 4-5 घंटे कम से कम लगेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अंकल मालगाड़ी की बोगी उतर गई है, 4-5 घंटे कम से कम लगने वाले हैं। मेरी मीटिंग है सुबह। हमको जो टाइम से पहुंचना है यार। क्या करूं? मैं तो एक काम करता हूं अंकल, टैक्सी ले लेता हूं, यहाँ बाहर से निकल जाऊंगा। आप भी तो दिल्ली जा रहे थे। हाँ। आप साथ में चलिए, हम शेयर कर लेंगे। हाँ ये ठीक है, चलिए ना। हाँ यार बहुत बढ़िया काम कर, बड़ा हम लेट हो जाएंगे, सामान लेना पूरा। निकल रहे हैं अंकल जी आप? बेटा निकले, क्या करना, सॉरी, बहुत टाइम से पहुंचना हमको ना। अच्छा। मीटिंग में। जी ठीक है, अच्छा लगा है। चलो आ जाओ, चलो चलिए। धीरे रहना। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू। निकल जाते हैं हम जिंदगी की इस बदलती हवा में, ख्वाबों को गठरी में बांध, मीलों का सफर तय करते हैं टूटी हुई चप्पल के साथ। दौड़ती भागती इस जिंदगी में चढ़ते हैं हम रेल के किसी डब्बे में। आगे बढ़ो, यहां जगह नहीं है, जैसे शब्दों को झेलकर खड़े रहते हैं हम मौन ओढ़कर। बस इंतजार किसी के उठने का, फिर लपक ले उसकी सीट। है अजनबी चेहरे पर कोई दे ही देता है जगह। कुछ घंटों के लिए ही सही भूल जाते हैं हम अपना वजूद, घुल मिल जाते हैं अजनबियों के उस मेले में, हो जाते हैं लीन। ये सफर नहीं है, ये सफर नहीं है, हुजूम है अजनबियों का, जहां वो लोग मिल जाते हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, या कुछ अपने लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। यही जीवन की परतें हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, आपने इतना समय दिया, थोड़ा समय और दीजिए प्लीज़, थोड़ी सी देर और बैठ जाइए। वाकई ये नाटक देखकर ऐसा लगा कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना।
आप देख रहे थे नाटक मुसाफिर, निर्देशक गोपाल दुबे जी, और मैं गोपाल दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर पधारें। हमारी संस्था द रिफ्लेक्शन सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के निदेशक, आपसे अनुरोध करूंगी कृपया गोपाल जी को सम्मानित करें पुष्पगुच्छ से। साथ ही इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और गोपाल जी से अनुरोध करूंगी सभी का परिचय हमारे दर्शकों से करवाएं। आइए। हाँ जी, आशीर्वाद। चलिए, शुक्रिया इधर से, बस ये सब काफी। यशील दुबे। रंजीत ठाकुर। उद्देश यादव। संगीता। आशीर्वाद झा है, एक कहानी की थी उनने, मैं गोपाल दुबे। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आप सभी यहाँ पधारे। एक आपको सूचना थी कि कल अवकाश रहेगा, लेकिन हमारा ये नाटक का, ये कला का सफ़र और हमारे रिफ्लेक्शन नाट्य महोत्सव का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। परसों आइए आप, 21 तारीख को आप देखिएगा इंतखाब नाटक, इंतखाब, और छोटी सी अवधि का ये नाटक है। और इसी के साथ दूसरा नाटक देखिएगा, बादशाह का खात्मा, सरफराज के निर्देशन में इन दोनों नाटकों की प्रस्तुति होगी यंग्स थिएटर ग्रुप के द्वारा। तो गुड नाइट, शब्बा खैर। एक मिनट, हमारे साथी जो वेबसाइट में हैं, ऊपर जितेंद्र परमार हैं म्यूजिक में, लाइट में है शिव, उनके धन्यवाद देंगे। शिवम भी है, शिव भी है। हार्दिक धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।